हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टेक्निकल हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एबी टेक्निकल हब पर आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हल का सीरीज चल रहा है, जो कि न केवल आपको आईटीआई बल्कि सीआईटीएस, टीओ एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। हम लोगों ने पिछली क्लास में फिटर ट्रेड के फर्स्ट सेमेस्टर 2018 क्वेश्चन पेपर के पार्ट 1 वीडियो को कंप्लीट किया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज हम लोग फिटर ट्रेड के फर्स्ट सेमेस्टर 2018 क्वेश्चन पेपर के पार्ट 2 वीडियो को कंप्लीट करेंगे, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 26 नंबर से 50 क्वेश्चन तक रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्वेंटी 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे, इसमें पूछा गया है ए रिबिट इज स्पेसिफाइड एज ए 20 mm रिबिट, व्हाट डज इट मीन्स। क्वेश्चन में पूछा गया है एक रिबिट है जिसका स्पेसिफिकेशन दिया गया है जो कि 20 mm है, तो इसमें जो 20 mm है वो क्या आइडेंटिफाई कर रहा है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं शैंक डाया 20 mm, ऑप्शन बी दिया गया हेड डाया 20 mm, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है नॉन ऑफ दी। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं जो रिबिट होता है वो क्या होता है, वो उसका प्रकार कैसे होता है, उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो स्पेसिफिकेशन देते हैं वो किस टाइप्स के देते हैं। एक फिगर के माध्यम से आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है, इसमें एक रिबिट को दर्शाया गया है। रिबिट जो क्या होती है, उसे एक धातु की गोल छड़ की आकृतिनुमा बनाया जाता है, जिसके एक सिरे पे हेड होता है तथा दूसरे सिरे पे टेल होता है। बीच की भाग को उसमें बॉडी या शैंक के नाम से जाना जाता है। रिवेट का प्रयोग 2 या 2 से अधिक सीटों को अर्ध अस्थायी जो कि सेमी परमानेंट के रूप में जोड़ने में किया जाता है। कार्य के अनुसार ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्नैप हेड रिबिट, पैन हेड रिबिट, कोनिकल हेड रिबिट, काउंटर सिंक हेड रिबिट, फ्लैट हेड रिबिट, मशरूम हेड रिबिट व बफरेट रिबिट। कई सारे टाइप्स के होते हैं, जो डिपेंड करता है वो किस यूज में किए जा रहे हैं। ये मेटल के बनाए जाते हैं, जो कि फेरस तथा नॉन फेरस दोनों मेटल पे बनाते हैं, जो कि डिपेंड करता है हमें कहाँ पे यूज करना है। मेटल की बात करें तो रॉट आयरन, कॉपर, ब्रास, एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसमें जो टेल पोर्शन बनाया गया है वो टेपर में बनाया गया है। टेपर में इसलिए बनाते हैं, जब इसे रिवेटिंग प्रोसेस की जाती है तो जब ड्रिल किए गए होल में इसे बिठाया जाता है तो उसको आसानी से उसमें फिट आ जाए, इसलिए इसे टेपर में बनाया जाता है। उसके बाद टेल हेड को क्या करते हैं कि हैमरिंग प्रोसेस करके इसका जो टेल का पोर्शन होता है उसे हैमरिंग करके बॉल पिन हैमर से इसके हेड के नुमा उसे बना देते हैं। तो इसका जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था, जो रिबिट है 20 mm, जो इसका स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से दिया जाएगा। तो इसमें जो शैंक होता है उसी डाया को इसमें डी से आइडेंटिफाई किया जाता है, 20 mm इसमें दिया गया जो। तो आइए ऑप्शन की ओर हम चलते हैं। ऑप्शन में इसमें दिया गया था शैंक डाया 20 mm, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा, शैंक डाया 20 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द टूथ थिकनेस ऑफ रैक इज मेजर्ड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है रैक के दांत की मोटाई किससे या किसके द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है फ्लेंज माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी दिया गया है गियर टेस्टर। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं जो रैक होता है वो किस पार्ट्स का है, जो कि गियर में पाए जाते हैं, उसकी जो टूथ थिकनेस होती है वो कैसे मेजर किया जाता है। एक फिगर के माध्यम से सबसे पहले हम लोग जानेंगे गियर क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है, इसमें गियर के एलिमेंट्स को दर्शाया गया है, जो कि एक स्पर गियर बनाया गया है। गियर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। गियर का जो उपयोग है मुख्यतः ड्राइविंग शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक टार्क या पावर को ट्रांसमिट करने में किया जाता है, जो कि इसका उपयोग मोस्टली हम लोग स्लिपे व ग्रिप की संभावना इसमें कम होती है, इसलिए गियर्स का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। इसकी जो पिच होती है वो समान होती है,
और उसका जो इसके परिध पर दांते कटे होते हैं, जो कि यहाँ पे परिध बनी होती है, एक सर्किल रुमाए शेप आकार में बनाया जाता है। इसके द्वारा पावर को हम लोग समानांतर शाफ्ट या वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शाफ्ट तक पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। आइए इसके एलिमेंट के बाद में बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे दर्शाई गई है, रैक की जो थिकनेस होती है वो इसके जो पिच डायमीटर होता है उसके पॉइंट से ली जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टूथ थिकनेस दिखाई गई है। जो ये बाहरी सर्किल बनता है उसको अडेंडम सर्किल के नाम से जानते हैं। जो इसके सेंटर में सर्किल बनता है उसको पिच सर्किल के नाम से जाना जाता है, और जो यहाँ पे परिध पे नीचे बनता है उसको डिडेंडम में जानते हैं। जो कि यहाँ डिडेंडम सर्किल से पिच सर्किल का जो हाइट होती है उसको डिडेंडम के नाम से जाना जाता है, और जो पिच सर्किल से एडेंडम लाइन तक होती है उसको एडेंडम के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसकी स्पेस विथनेस यहाँ पे दिखाई है, जो दो गियरों के बीच में जो क्लियरेंस दी जाती है उसको स्पेस विथ के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो सर्किल दिखाई गई है उसे पिच सर्किल के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। जो यहाँ पे बाहरी परिध की सर्किल होती है उसे एडेंडम सर्किल के नाम से जानते हैं। जो कि यहाँ पे नीचे सर्किल दी गई है उसे डिडेंडम सर्किल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका एक टॉप फेस दिखाया गया है, यहाँ पे फेस दिखाई गई है जो कि फेस की कितनी ज्यादा इसकी चौड़ाई है। यहाँ फेस दिखाया गया है जो इसका साइड किनारा होता है, फ्लैंक होता है इसमें। यहाँ पे बॉटम लैंड होता है जो कि यहाँ पे नीचे जो सरफेसेस बनती है उसको बॉटम लैंड के नाम से जाना जाता है। तो आइए इसके ऑप्शन की हम लोग चलते हैं। इसमें ऑप्शन ए दिया गया है यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर। यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम लोग सूक्ष्मता में जॉब की डायमेंशन को चेक करना व मापने में यूज किया जाता है। जिसके द्वारा बात किया जाए मीट्रिक पद्धति में तो 0.02 mm तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच तक की परिशुद्धता में जो जॉब की बाहरी डायमेंशन तथा स्लॉट की अंदरूनी व डेप्थ की तीनों डायमेंशन को मापा व चेक किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें दिया गया है फ्लेंज माइक्रोमीटर। फ्लेंज माइक्रोमीटर का जो प्रयोग हम लोग सिलेंडर पर जो फिन्स बने होते हैं उसकी मोटाई तथा जॉब के जो कॉलर होती है उसकी मोटाई थिकनेस को मापने में किया जाता है। फ्लेंज माइक्रोमीटर खास बात क्या होती है कि ये जो माइक्रोमीटर होता है वो सिंपल माइक्रोमीटर के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, पर इसमें जो एनबिल और स्पंडल लगे होते हैं उसके फेस पे दो फ्लेंज लगा दिया जाता है। एक जो फ्लेंज लगता है वो स्पंडल पे लगता है फेस पे, और दूसरा फ्लेंज जो लगता है वो एनबिल के फेस पे लगता है। गियर टेस्टर की बात की जाए तो गियर टेस्टर का प्रयोग मास प्रोडक्शन में गियर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज क्रिएटेड बाय ब्लैक स्मिथी फायर। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से किस प्रक्रिया में लोहार आग से गर्मी पैदा करता है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ए फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है स्पॉट वेल्डिंग, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, ऑप्शन डी दिया गया है इसमें सीम वेल्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसमें जो फोर्ज ब्लैक स्मिथी होता है वो किसमें यदि हीट का उत्पादन करता है तो उस आता है फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है सबसे पहले आइए हम उसको एक फिगर के माध्यम से जानते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिखाया गया है इसमें फोर्जिंग प्रोसेस दिखाई गई जो कि फोर्जिंग वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। फोर्ज में क्या होता है कि इसमें सबसे पहले फोर्ज भट्टी में इसको जॉब को जो फोर्जिंग वेल्ड करना है उसको हीट किया जाता है। उसके बाद उसको एनबिल पर रख के हैमरिंग प्रोसेस किया जाता है जो कि हैंड हैमर या मशीन हैमर डिपेंड करता है वर्क के ऊपर। हैंड हैमर का प्रयोग सिंपल वर्क के लिए करते हैं जो कि साधारण यूज किया जाता है, और जो मशीन हैमर होता है उसका प्रयोग हैवी वर्क पे किया जाता है जो कि मास प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो जॉब का वेल्डिंग करना है फोर्ज मेथड के द्वारा सबसे पहले उसको प्लास्टिक स्टेज तक हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसको एनबिल पे रख के हैमरिंग प्रोसेस करके उसे आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था फोर्ज वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, डी ऑप्शन में इसमें दिया गया था सीम वेल्डिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा फोर्ज वेल्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन की बात किया जाए स्पॉट वेल्डिंग, तो स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है उसमें कॉपर की बिट प्रयोग की जाती है जो कि
उसे एक होल के माध्यम से उसमें स्पॉट के द्वारा वेल्डिंग की जाती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग की बात की जाए तो प्रोजेक्शन में क्या होता है, उसे प्रोजेक्शन बनाया जाता है जो कि उभार होता है, उसके माध्यम से उसमें वेल्डिंग की जाती है। सीम वेल्डिंग जो आती है वो अधिकतर शीट मेटल वर्क में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट हैव हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित जोड़ में से किसमें जो है उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए वेल्डेड जॉइंट, ऑप्शन बी रिवेटेड जॉइंट, ऑप्शन सी बोल्टेड जॉइंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ए होगा वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट में क्या होता है कि फ्लक्स का यूज किया जाता है तथा इसे जॉइंट करते समय जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है उसमें मेटल को हीट करना पड़ता है, तो उसके कारण जो इसके ग्रेन साइज हो जाते हैं वो काफी ज्यादा रिफाइन हो जाते हैं, जो कि कोरोजन रेजिस्टेंस का एक कारण बनती है। तो उसमें जो है संक्षारण प्रतिरोधी काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वेल्डिंग जॉइंट होगा ए। रिवेटिंग जॉइंट में क्या होता है कि रिवेटिंग में एक गोल धातु की छड़ होती है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक पार्ट्सों को जोड़ा जाता है। बोल्टेड जॉइंट की बात की जाए तो इसमें जो नट बोल्ट होते हैं उसके माध्यम से इसमें जो सीटों को जोड़ा जाता है। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा वेल्डिंग जॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रे इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है जो वेल्डिंग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी जो किरण होती है रेज वो उत्पन्न नहीं होती। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए गामा रेज, ऑप्शन बी विजिबल लाइट रेज, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है इंफ्रारेड, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है अल्ट्रा वायलेट रेड। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं जो वेल्डिंग होती है वो क्या मेथड होता है, उसके कैसे किया जाता है। वेल्डिंग जो एक प्रकार का जॉइंट होता है जो कि परमानेंट के अंतर्गत आता है। वेल्डिंग में हम लोग मोस्टली आर्क वेल्डिंग का यूज करते हैं, गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं और थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं, जिसमें वेल्डिंग करते समय काफी ज्यादा परेशानियों का सामना पड़ता है। उसमें काफी ज्यादा रेस निकलती हैं जो कि यदि उसमें इक्विपमेंट सेफ्टी इक्विपमेंट ना यूज किए जाए तो काफी ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। तो उसमें जो रेज होती हैं काफी ज्यादा रेज निकलती हैं, उसमें ऑप्शन में दिया गया है गामा रेज। गामा रेज जो है कि वेल्डिंग प्रोसेस से नहीं निकलती है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा गामा रेज। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं गामा रेज क्या होती है। गामा रेज क्या होती है कि गामा किरण या इसको गामा विकिरण के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जो आइटम होता है परमाणु उसके नाभिक के रेडियो क्षय से उत्पन्न जो कि रेज होती है या एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। इसमें जो सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और इसलिए इसे प्रोटॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो प्रोटॉन ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें ऑप्शन बी की बात की जाए तो ऑप्शन बी में दिया गया है विजिबल लाइट रेज। विजिबल लाइट रेज क्या होती है, विद्युत चुंबकीय जो कि स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती है जो कि मानव आंखें के द्वारा ऐसे आसानी से देखा जा सकता है। ऑप्शन सी की बात की जाए इन पे तो इसमें इंफ्रारेड दिया गया है। इंफ्रारेड को हम लोग इंफ्रारेड लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण होती है जो कि दृश्य जो कि विजिबल लाइट रेज होती है उसकी अपेक्षा में काफी ज्यादा इसे आसानी से देखा जा सकता है। इसकी यदि लेजरों की जो कि बात किया जाए तरंग है तो इसे 1050 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट बात की जाए ऑप्शन डी की तो इसमें दिया गया है अल्ट्रा वायलेट रेड। अल्ट्रा वायलेट की बात पराबैंगनी जो किरणें होती हैं 10 nm से लेके 400 nm तरंग के साथ विद्युत इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक जो रेज होती हैं। ये इसकी जो रेज होती हैं वो एक्सरे की अपेक्षा काफी ज्यादा लंबी होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स इज नॉट फिलेट बेल्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा फिलेट प्रकार का बेल्ट जॉइंट नहीं है। ऑप्शन इसमें दिया गया है बट जॉइंट, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है लैप जॉइंट, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है टी जॉइंट, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है कॉर्नर जॉइंट। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो फिलेट बेल्ट होता है वो किस प्रकार का नहीं होता है। ऑप्शन एक फिगर के माध्यम से आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा है जिसमें कुछ वेल्डिंग जॉइंट्स को आइडेंटिफाई दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बट जॉइंट दिया गया है, कॉर्नर जॉइंट दिया गया है, एज जॉइंट, टी जॉइंट तथा लैप जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है, इसमें दो प्लेटों को आपस में सटा के जो जॉइंट की जाती है उसे बट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। लैप जॉइंट में इसके कॉर्नर से टच करा के इसमें जो जॉइंट किया जाता है उसे कॉर्नर जॉइंट के नाम से जानते हैं। एज जॉइंट में क्या होता है, इसकी एजेस पे जॉइंट किए जाते हैं।
टी जॉइंट में एक वर्टिकल तथा एक हॉरिजॉन्टल प्लेट खड़ी कर दी जाती है, उसके बाद जो जॉइंट लगाई जाती है उसे टी जॉइंट के नाम से जाना जाता है। लैप जॉइंट में क्या होता है, इसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर लैप जो प्लेट करके जॉइंट लगाई जाती हैं उसको लैप जॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था इसमें से कौन सा फिलेट जॉइंट नहीं है। फिलेट जॉइंट क्या होती है कि वेल्डिंग धात के दो टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। जब वह लंबवत रूप पे या कोई किसी कोण पर जब वेल्डिंग की जाती है तो उसको फिलेट वेल्ड के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉर्नर जॉइंट भी एक एंगल पे की गई है वेल्डिंग, एज जॉइंट जो वेल्डिंग, टी जॉइंट और लैप जॉइंट। इसमें मोस्टली टी जॉइंट को फिलेट में जाना जाता है, बट इसमें लैप जॉइंट, एज जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट ये सारे फिलेट जॉइंट के अंतर्गत आते हैं। बट इसमें जो बट जॉइंट होता है वो फिलेट में नहीं होता है क्योंकि वो एक समानांतर में जॉइंट की जाती है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था इसमें बट जॉइंट, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, डी कॉर्नर जॉइंट। तो इसका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा बट जॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द मेटल्स हैविंग गुड वेल्डेबिलिटी इज डिसेंडिंग ऑर्डर आर। क्वेश्चन में पूछा गया धातुओं में अच्छा जो वेल्डेबिलिटी है, जो वेल्डिंग करने की अच्छी प्रक्रिया है वो अवरोही क्रम में है। ऑप्शन इसमें दिया गया है कास्ट स्टील, आयरन, कार्बन स्टील या कास्ट स्टील। ऑप्शन बी इसमें दिया गया है कार्बन स्टील, आयरन, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। ऑप्शन सी इसमें दिया गया है आयरन, कार्बन स्टील, कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। ऑप्शन इसमें डी दिया गया कास्ट आयरन या आयरन या कार्बन स्टील या फिर कास्ट स्टील। तो जो वेल्डेबिलिटी की इसमें काफी ज्यादा जो अच्छी गुणवत्ता होती है वो डिसेंडिंग की बात की जाए तो इसमें ऑप्शन ये करेक्ट रहने वाला है कास्ट स्टील, आयरन, कार्बन स्टील या कास्ट आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑप्शन बात की जाए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जाम्पल है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए गैस वेल्डिंग, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है फोर्ज वेल्डिंग, ऑप्शन डी इसमें थर्बिट वेल्डिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें सी रहेगा फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग क्या होती है, इसमें मेटल को हीट किया जाता है जो कि हीटिंग प्रोसेस एक फोर्ज भट्टी में संपन्न कराई जाती है। इसको प्लास्टिक स्टेज तक गर्म किया जाता है, उसके बाद इसको एनविल पे रख के हैंड हैमर या मशीन हैमर के द्वारा इस पे हैमरिंग प्रोसेस की जाती है। उसके बाद जो जॉइंट लगाया जाता है उसे फोर्ज वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो हैंड हैमर होता है वो मशीन हैमर होता है, वो डिपेंड करता है वर्क पे। ये थोड़ा हल्का वर्क है तो उस पे हैंड हैमर का प्रयोग करते हैं तथा हैवी वर्क पे मशीन हैमर का यूज किया जाता है। इसमें ऑप्शन ये दिया गया है गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग जो कि एक फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। आर्क वेल्डिंग भी फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आती है। थर्मिट वेल्डिंग भी फ्यूजन वेल्डिंग की आती है। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है कि इसकी जो हम लोग यूज करते हैं वो अधिकतर कास्टिंग जो पार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े गियर्स होते हैं तथा रेलवे ट्रैक वगैरह में वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। इसमें बात की जाए या थर्मिट वेल्डिंग में तो इसमें जो फ्यूजन होता है वो किस प्रकार से कराते हैं। इसमें सबसे पहले एक जहाँ पे वेल्डिंग करना होता है उसे एक ब्लॉक बना लिया जाता है। ब्लॉक के बाद उसमें जो एल्युमिनियम व आयरन ऑक्साइड का जो मिश्रण होता है स्क्रैप, उसको डाल करके इसमें आग लगाई जाती है। आग लगाने के बाद जो इसमें हीट उत्पन्न होती है वो जोड़ी जाने वाली मेटल से दोगुना इसमें हीट उत्पन्न होती है। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसकी दोगुना हीट उसमें रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बी ब्लॉक इज यूज्ड टू होल्ड राउंड बार्स, इट हैज ए बी ग्रूव व्हिच इज यूजली। क्वेश्चन में पूछा गया है बी ब्लॉक का उपयोग जो कि राउंड बार को पकड़ने में किया जाता है। जो इसमें बी ग्रूव्स बने होते हैं उनका जो उपयोग किया जाता है किस एंगल को होल्ड करने में किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 120 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सी रहेगा इसमें 90 डिग्री। आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो बी ग्रूव्स होते हैं बी ब्लॉक के उसके बारे में एक फिगर के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसमें जो दिखाया गया है बी ब्लॉक दिखाया गया है जो कि सी क्लैंप के साथ इसमें दिखाया गया। आप ये जो पार्ट्स इसमें देख रहे होंगे ये सी क्लैंप होता है जिसके माध्यम से इसमें जो यहाँ पे राउंड बार जो जॉब लगाते हैं उसको आसानी से होल्ड किया जाता है।
सबसे पहले हम लोग बात करें बी ब्लॉक की, तो बी ब्लॉक को जो कि मोस्टली बनाते हैं बेलनाकार या गोल आकार के जॉब को पकड़ने होल्ड करने, जिसमें मार्किंग तथा मशीनिंग ऑपरेशन आसानी से किए जा सकते हैं। बाकी उस पे वॉइसेस पे इसे आसानी से होल्ड करके मार्किंग वगैरह नहीं की जा सकती, इसलिए इसको मोस्टली इस पर्पज के लिए, उद्देश्य के लिए बनाया गया जाए। यदि इसके ग्रेड के आधार के बात की जाए तो इसे ग्रेड के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है, ए तथा बी। ए वाले जो बी ब्लॉक होते हैं वो काफी ज्यादा एक्यूरेसी वाले ही होते हैं। इनकी ये जो बनाए जाते हैं उच्च गुणवत्ता वाले लोहे से बनाए जाते हैं, जो कि बी ग्रेड वाले होते हैं उन कम थोड़ा एक्यूरेसी में होते हैं ए की अपेक्षा वाले। इनको धानेदार जो ढलुए लोहे कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। ए ग्रेड की बात की जाए तो उसकी जो एचआरसी होती है, हार्डनेस होती है, वो 60 से लेके 63 एचआरसी रखी जाती है। बी वाले ग्रेड की बात की जाए तो उसकी जो हार्डनेस होती है वो 180 से 220 एचबी के अंतर्गत रखी जाती है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। इसका जो एंगल होता है, कितने एंगल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या डी 120 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी रहेगा 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, you have to file an aluminum block to a smooth finish. Which one of the following cut of file is most suitable? क्वेश्चन में पूछा गया है आपको एक एल्युमिनियम जॉब में स्मूथ फिनिश करना है, तो कौन से फाइल का जो कट होता है उसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन इसमें दिया गया है डबल कट फाइल, ऑप्शन बी इसमें कर्व कट, ऑप्शन सी रेस्ट कट, ऑप्शन डी सिंगल कट। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं जो फाइल होता है वो क्या होता है, जो उसमें कट बनाए जाते हैं किस प्रकार से बनाए जाते हैं। एक फिगर के माध्यम से आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसमें कुछ जो फाइल के कट हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फाइल क्या होता है। फाइल जो होता है वो फिटर ट्रेड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैंड टूल होता है, जिसका प्रयोग हम लोग जॉब पे से अधिक मात्रा में या फिर जो अनावश्यक मेटल होते हैं उनको हटाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि हैंड तथा मशीन दोनों पे कार्य करते हैं। मशीन फाइल भी आती है और हैंड फाइल भी आती है। इसमें जो इसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है वो कट, ग्रेड, शेप व लेंथ के आधार पे दिया जाता है। यदि कट की बात की जाए तो उसमें 4 प्रकार से कट दिए जाते हैं, सिंगल कट, डबल कट, कर्व कट, रैश कट। सिंगल कट क्या होता है, सिंगल कट का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे थोड़ी नरम धातुओं की फाइलिंग करनी है, वहां पे यूज किया जाता है। सिंगल कट का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है। डबल कट की बात की जाए तो डबल कट का प्रयोग जो कि फिनिश वर्क में किया जाता है, जिसमें एक ओवर कट होता है तथा एक अप कट होता है। यदि ओवर कट की बात की जाए तो ओवर कट जो कि 70 डिग्री पे रखा जाता है और जो अप कट होता है वो 51 डिग्री पे रखा जाता है। आगे बात की जाए तो इसमें कर्व कट दिया गया है। कर्व कट का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे गहरी कर्तन फाइलिंग ऑपरेशन किया जाता है, जो कि सॉफ्ट मेटल का यूज करते हैं। जिसमें यदि रास्प कट की बात की जाए तो रास्प कट का वहां पे प्रयोग करते हैं, जो कि लकड़ी होती है वो चमड़े के जो पार्ट्स बने होते हैं वहां पे फाइलिंग ऑपरेशन में किए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था जो एक एल्युमिनियम का ब्लॉक है उसमें यदि फिनिश फाइल करना है तो कौन से कट का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें डबल कट फाइल का उपयोग किया जाता है। आइए हम लोग ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा डबल कट फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वालिटी विथ इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज। क्वेश्चन में पूछा गया है एक निश्चित मात्रा के जो माप मूल की निकटतम की डिग्री होती है वो सही रूप से क्या आइडेंटिफाई करती है। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी प्रिसीजन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी सेंसिटिविटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है, करेक्ट ऑप्शन इसमें ये रहेगा एक्यूरेसी। उसमें क्या होता है जो कि एक निश्चित मात्रा होती है उसके माप मूल की जो निकटतम डिग्री होती है उसे एक्यूरेसी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा एक्यूरेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस केज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द
कटिंग टूल इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कटिंग टूल के द्वारा जो प्रोसेस करने के बाद जॉब की सतह पर जो पैटर्न बनता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए बेबीनेस, ऑप्शन बी रफनेस, ऑप्शन सी सरफेस टेक्सचर, ऑप्शन डी ले। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सी रहेगा सरफेस टेक्सचर। आइए इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग जानते हैं जो सरफेस टेक्सचर होता है जो कि सरफेस फिनिशिंग होती है वो कैसे आइडेंटिफाई उस पर किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिख रहा है इसमें दिखाए गए हैं जो सरफेस फिनिश होती है उसके जो टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई किया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी जो रफनेस हाइट होती है उसे आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे रफनेस बीस्ट दिखाया गया है जो कि उसकी चौड़ाई होती है रफनेस की। ये बेबीनेस बीस्ट जो बेबीनेस होता है उसकी चौड़ाई दिखाई गई है, बेबीनेस की हाइट दिखाई गई है, यहाँ पे फ्लॉज दिए गए हैं, यहाँ पे ले जो डायरेक्शन होता है वो आइडेंटिफाई किया है। तो सबसे पहले यदि हम लोग रफनेस की बात करें तो रफनेस क्या होता है कि जॉब की सरफेस पे जो यहाँ पे उभार होता है वो जो दबाव होता है उसको रफनेस के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये बेबीनेस की अपेक्षा कम होती है, इसको रफनेस के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी हाइट दी गई है जो कि रफनेस की होती है, यहाँ पे विड्थ दी गई है जो इसकी चौड़ाई होती है। यदि बेबीनेस की बात की जाए तो बेबीनेस क्या होता है, जॉब की सरफेस पे जो रुझता होती है वो अधिकतम तथा जो कम से कम होती है उसको आइडेंटिफाई करता है। इसमें जो बने होते हैं हिल्स एंड वैलीज काफी ज्यादा उसको आइडेंटिफाई करता है बेबीनेस। यदि इसमें ले की बात की जाए तो ले क्या होता है, जो उस पे कटिंग टूल मूव करता है, मूव करने के बाद उस पे जो पैटर्न बनते हैं उसको ले के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। फ्लाज क्या होता है, फ्लाज को हम लोग जाने तो सरफेस पे वो विषमताएं होती है जो कहीं कहीं दूर दूर पे एक अलग उसका अपने आप शेप बनता है, उसको फ्लाज के नाम से जाना जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में इसमें दिया गया था बेबीनेस, सरफेस टेक्सचर, रफनेस या ले। तो जो कटिंग टूल से उस पे बनते हैं सरफेस पैटर्न उसको सरफेस टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सी रहेगा सरफेस टेक्सचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से एक इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त और स्वीकृत जो यूनिट है वो कौन सी है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ये MKS, बी दिया गया है FPS, सी दिया गया है SI, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो MKS पद्धति होती है वो मीटर किलोग्राम सिस्टम के अंतर्गत आती है जो कि मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। बी जो इसमें ऑप्शन दिया गया है FPS फुट पाउंड सेकंड के अंतर्गत आती है जो कि एक MKS इंडियन प्रणाली है, FPS जो कि एक ब्रिटिश है। इसमें ऑप्शन सी दिया गया है SI जो कि इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेप्टेड यूनिट है, इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें सी होगा SI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग इज ए लाइन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से लाइन में माप लेने के लिए जो मानक मेजरमेंट है वो कौन सा है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ए मेजरिंग टेप, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है स्लिप गेज, ऑप्शन सी इसमें दिया गया है माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी इसमें दिया गया है एंड बार्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा ए रहेगा मेजरिंग टेप। मेजरिंग के टेप के द्वारा हम लोग लाइन में काफी ज्यादा डिस्टेंस तक उसे मेजर कर सकते हैं। या स्लिप गेज की बात की जाए तो स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहाँ पे जॉब की काफी ज्यादा एक्यूरेसी में थोड़ा चौड़ाई तथा उसकी बात की जाए लंबाई में यूज किया जाता है, वहां पे स्लिप गेज का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसमें दिया गया है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं किसी जॉब की बाहरी अंदरूनी तथा जो डेप्थ होती है उसका प्रयोग मापने में काफी ज्यादा एक्यूरेसी में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें दिया गया है एंड बार्स जिसका प्रयोग हम लोग गहराई मापने में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है मेजरिंग टेप्स रहेगा ऑप्शन ए, जो कि इसका प्रयोग हम लोग लाइन स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए किया जाता है जो कि काफी ज्यादा डिस्टेंस तक उसे मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ए एंगस्ट्रॉम इक्वल टू, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है 10⁻⁻⁶ मीटर, ऑप्शन बी इसमें दिया गया है 10⁻⁻8 m, ऑप्शन इसमें सी दिया गया है 10⁻10 m,
ऑप्शन डी इसमें दिया गया है 10⁻⁻12 m। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है सी रहेगा 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इज इक्वल टू द डिफरेंसेस ऑफ द टू लिमिट्स ऑफ साइज ऑफ द पार्ट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है भागों के आकार की जो दो सीमाओं के अंतर के बराबर क्या होता है। ऑप्शन इसमें दिया गया है ये टॉलरेंस, ऑप्शन बी लो लिमिट, ऑप्शन सी हाई लिमिट, ऑप्शन डी डिजाइन साइज, जो डिजिग्नेट साइज होता है वो होता है। तो क्या होता है जो कि दो लिमिट्स दी जाती हैं जो कि लो लिमिट तथा हाई लिमिट होता है। लो लिमिट तथा हाई लिमिट के जो बीच का टर्म्स होता है उसको टॉलरेंस के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा टॉलरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द अमाउंट बाय व्हिच द एक्चुअल साइज ऑफ ए शाफ्ट इज लेस देन द एक्चुअल साइज ऑफ मैचिंग होल इन एन असेंबली। क्वेश्चन में पूछा गया है वह राशि जिसके द्वारा एक शाफ्ट है जो कि एक्चुअल साइज तथा असेंबली में जो मैचिंग होल होता है उसके वास्तविक साइज से कम होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया ये क्लियरेंस, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी अलाउंस, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें ये रहेगा क्लियरेंस। क्लियरेंस को जो शाफ्ट होता है एक्चुअल साइज तथा जो असेंबली के बाद जो मैचिंग होल होता है उसके बाद जो उसमें वास्तविक साइज से कम डाया बचता है उसको क्लियरेंस के नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा क्लियरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ए नेगेटिव अलाउंस विल ऑलवेज रिजल्ट इन ए फिट। क्वेश्चन में पूछा गया है एक निगेटिव जो अलाउंस रखा जाता है वो हमेशा किस फिट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसमें दिए गए ये क्लियरेंस, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी ट्रांसिशन फिट जो होता है, ऑप्शन डी इसमें एनी ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा क्लियरेंस फिट, जो कि निगेटिव अलाउंस उसमें हमेशा रखे जाते हैं वो क्लियरेंस फिट के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा क्लियरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेक द डायमीटर्स ऑफ होल। क्वेश्चन में पूछे गए हैं जो कि छेद के व्यास की जो जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिया गया ये प्लग गेज, ऑप्शन बी रिंग गेज, ऑप्शन बी सी स्लिप गेज, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड स्क्रू पिच गेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा प्लग गेज, जो कि प्लग गेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि जो डायमीटर होता है उसको चेक किया जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग आपको एक प्लग गेज का फिगर दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं जो कि प्लग गेज क्या होता है। आपकी स्क्रीन पे जो फिगर दिखाया गया है इसे प्लग गेज के नाम से जाना जाता है, जो कि डबल एंडेड इसमें दिखाया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके एक सिरे पे भी बना है तथा दूसरे सिरे पे भी बना गया है। तो इसको इसलिए डबल एंडेड प्लग गेज के नाम से जाना जाता है। प्लग गेज का मुख्यतः हम लोग प्रयोग करते हैं जो कि विभिन्न आकृति के सुराखों को चेक करने के लिए किया जाता है, जिसमें प्लेन सिलिंड्रिकल आता है, टेपर आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल तथा हेक्सागन आता है जो कि षष्ठभुजाकार शेप होते हैं। वो जो जिस आकृति का बना होगा उसी आकृति को चेक करता है। यह गो तथा नो गोसिस बेस के आधार पर बनाए जाते हैं जो कि लिमिट गेज के अंतर्गत आते हैं। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में दिया गया था प्लेन, प्लग गेज, रिंग गेज, स्लिप गेज, स्टैंडर्ड स्क्रू पिच गेज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें प्लग गेज रहेगा। प्लग गेज का प्रयोग हम लोग डायमीटर जो होल होते हैं उसको चेक करने के लिए किया जाता है। यदि रिंग गेज की बात की जाए तो रिंग गेज का प्रयोग हम लोग बाहरी जॉब होते हैं उनकी बाहरी साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा हम लोग गोलाकार या फिर बेलनाकार जॉब की बाहरी डायमेंशन को चेक करते हैं। ये भी विभिन्न शेप में मिलती है जो कि प्लेन सिलिंड्रिकल रिंग गेज आता है, टेपर रिंग गेज आता है और थ्रेडेड रिंग गेज आते हैं।
ऑप्शन सी की बात की जाए इसमें तो स्लिप गेज दिया गया है। स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग लंबाई और चौड़ाई जो होते हैं उसको चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ हम लोग स्लिप गेज का प्रयोग जो साइन बार होता है उसके द्वारा हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, जो कि टेपर निकालने में यूज किया जाता है। ऑप्शन डी इसमें दिया गया है स्टैंडर्ड स्क्रू पिच गेज। इसको SWG के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्टैंडर्ड स्क्रू गेज कहलाता है। इसका प्रयोग हम लोग जो सीट होती है उसकी थिकनेस तथा वायर होता है उसके व्यास मापने में प्रयोग किया जाता है, जो कि नंबर्स में मिलते हैं इसकी जो साइजें होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू मेजर्स एंगल। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंगल को मापने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं बेवल प्रोटेक्टर्स, ऑप्शन बी कैलिब्रेटेड लेवल्स, ऑप्शन सी क्लिनोमीटर्स, ऑप्शन डी ऑप्टिकल प्लेट्स। तो इसमें क्या होता है, जो बेवल प्रोटेक्टर्स होता है उसका भी प्रयोग हम लोग एंगल को मापने में काफी ज्यादा एक्यूरेसी में, यदि एंगल को मेजर करना है तो उसका प्रयोग करते हैं। कैलिब्रेटेड लेवल का भी प्रयोग किया जाता है, जो कि स्पिरिट लेवल की तरह ही होता है, इसका प्रयोग करते हैं एंगल को मेजर करने। क्लिनोमीटर की बात की जाए तो क्लिनोमीटर का भी प्रयोग हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन डी इसमें दिया गया है ऑप्टिकल प्लेट्स। ऑप्टिकल फ्रेम का हम लोग सरफेस की जो एक्यूरेसी होती है उसको चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो आइए हम लोग ऑप्टिकल प्लेट्स जो होता है उसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, वो किस टाइप्स के होते हैं और इसका यूजेस कहाँ पे किया जाता है। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें ऑप्टिकल प्लेट्स को दर्शाया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि एक ग्लासेस दिख रही है, इसको ऑप्टिकल प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें बात की जाए तो जो ऑप्टिकल प्लेट्स होते हैं उसको ग्लास के एक ऑप्टिकल ग्रेड का जो टुकड़ा होता है जिसके एक साइड या फिर जो इसका एक साइड होता है या फिर दोनों साइडों को इस पे काफी ज्यादा फिनिशिंग जो कि पॉलिश किया जाता है। आमतौर पर इसकी जो फिनिशिंग है वो 10 नैनोमीटर के अंतर्गत रखी जाती है। ऑप्टिकल प्लेट्स का प्रयोग जो हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का जो उपयोग में किए जाते हैं, जिसका प्रयोग अधिकतर ऑप्टिकल जो सरफेसेस होती हैं जो कि मेटल व सिरेमिक की बनी होती है उनकी सतह का जो निर्धारण है, फिनिशिंग है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका जो ऑप्टिकल प्लेट्स हैं उसमें यूज किया जाता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में इसमें दिए गए थे बेवल प्रोटेक्टर्स, कैलिब्रेटेड लेवल्स, क्लिनोमीटर और ऑप्टिकल प्लेट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा डी रहेगा, जिसका प्रयोग हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए नहीं यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया व्हिच डिवाइस इज यूज्ड फॉर शार्पिंग द सॉ। क्वेश्चन में पूछा गया किस वाइस का प्रयोग जो आरी होती है उसकी दांतें तेज करने में यूज किए जाते हैं। ऑप्शन इसमें दिया गया ये सॉ वाइस, ऑप्शन बी कारपेंटर वाइस, ऑप्शन सी बार क्लैंप, ऑप्शन सी डी जो इसमें दिया गया है सी क्लैंप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये इसमें ए रहेगा सॉ वाइस। सॉ वाइस का प्रयोग हम लोग जो सा आते हैं उनकी दांतें शार्प करने में यूज किया जाता है। आइए सॉ वाइस को हम लोग एक फिगर के माध्यम से जानते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा जिसमें दिखाया गया है जो सॉ वाइस होती है वो किस टाइप्स की होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक जो ये लकड़ी का बनाया गया है तख्त, उसमें इसको फिट किया गया है, जो टेबल है टेबल में यहाँ पे फिट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सी क्लैंप की सहायता से। उसके बाद यहाँ पे ऊपर दिया गया है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप इसको, ये जो यहाँ से यहाँ तक इसे दिखाया गया है, ये इसमें सॉ दर्शाई गई है, जो कि यहाँ पे एक सिंपल सॉ दर्शाई गई है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसकी जो दांतें होती हैं, इसको शार्प करने के लिए यहाँ पे आप इसे आसानी से क्लैंप करके जो सॉ होती है सॉ वाइस, वहां पे क्लैंप करके इसके आसानी से इसमें जो धार लगाई जा सकती है, जो इसके एजेस होते हैं उसे शार्प किया जा सकता है। तो आइए ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। ऑप्शन में देखते हैं, इसमें दिया गया था सॉ वाइस, कारपेंटर वाइस, बार क्लैंप या सी क्लैंप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा सॉ वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच सॉ इज सुटेबल फॉर कर्व कटिंग। क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी सॉ है जो कर्व कटिंग के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन इसमें दिया गया ये क्रॉस कट सॉ, ऑप्शन बी टेनन सॉ, ऑप्शन सी रिप सॉ, ऑप्शन डी कंपास सॉ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें डी रहेगा कंपास सॉ, जिसका प्रयोग हम लोग मोस्टली जो सॉफ्ट मेटल होते हैं उनके कटिंग में जो कर्व होती है उनका यूज करते हैं। यदि हार्ड मेटल की बात की जाए तो हार्ड मेटल में हम लोग जो कर्व कटिंग होता है उसके लिए
सर्कुलर सा का प्रयोग करते हैं। यदि इसमें क्रॉस कट सा की बात की जाए और जो रिब्स सा की बात की जाए तो ये दोनों सेम ही साइज के होते हैं जो कि बने होते हैं। इसकी सिर्फ जो कटिंग एजेस होती हैं, जो कटिंग उसमें प्रयोग किए जाते हैं उसका थोड़ा डिफरेंट रहता है। क्रॉस कट का दूसरी टाइप्स का रहता है और रिब का अलग रहता है, बट इसका जो प्रयोग हम लोग जो है एक सीधे लाइन में काटने में यूज करते हैं। टेनन सी की बात की जाए तो टेनन सा का भी प्रयोग हम लोग एक सीधी लाइन में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द मैक्सिमम टिलिंग एंगल ऑफ द बैंड सा मशीन इज। क्वेश्चन में पूछा गया जो बैंड सा होता है उसका अधिकतम टिलिंग एंगल कितना रखा जाता है, जो कि उसका झुकाव एंगल है कितना रखा जाएगा। ऑप्शन इसमें दिया गया 35 डिग्री, ऑप्शन बी 40 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 50 डिग्री। तो इसका जो टिलिंग एंगल रखा जाता है सिंपल वर्क के लिए जो कि 45 डिग्री रखा जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी रहेगा 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रिल्स आर द मोस्ट कॉमन कटिंग टूल्स यूज्ड विथ ड्रिलिंग मशीन्स। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा जो ड्रिल है वो ड्रिलिंग मशीन के साथ उपयोग किए जाने वाला सिंपल कटिंग टूल है। ऑप्शन इसमें दिया गया ये कंपाउंड, ऑप्शन बी ट्विस्ट, ऑप्शन सी एगर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है इसमें बी रहेगा ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग हम लोग जो मोस्टली है ड्रिलिंग मशीन पे ऑपरेशन करने में यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग करते हैं क्योंकि जो इसके फ्लोट्स होते हैं वो स्पाइरल में बने होते हैं, इससे आसानी से जो चिप्स होते हैं वो बाहर फ्लो हो जाते हैं तथा जो कूलेंट होता है वो पॉइंट तक आसानी तक पहुंच जाता है। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी रहेगा ट्विस्ट ड्रिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की जाए तो अगले क्वेश्चन में पूछे गए हैं कट्स द मटेरियल इन द ड्रिल। क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रिल में जो सामग्री काटता है उसको किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं बिट, ऑप्शन बी चीजर, ऑप्शन सी सॉ, ऑप्शन डी कटिंग टूल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है ये रहेगा बिट। बिट के नाम से जो ड्रिल होती है उसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको बिट ड्रिल के नाम से जाना जाता है। तो सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा बिट। तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को कवर किया जो कि सेकेंड पार्ट वीडियो रहा। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन को डिस्कशन किया था। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा, काफी ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा गया था। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अपलोड किए जाएं वो आसानी से अवेलेबल हो जाए। यदि आप लोग टेक्निकल लाइन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम तथा जो फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम, उसको ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।